कई बार बच्चों को देखता हूँ बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, पेरेंट्स भी उनको सोचते हैं कि भाई बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी होगी। किसी के पास घर पे पढ़ाई करना अवेलेबल ना हो। सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैसे भी प्रैक्टिकली भी बहुत यूजफुल है। वो सोर्सेज क्या थे जो आपने रेफर किए? भाई आपने इतने कम टाइम में जो तैयारी भी करी है और यहीं आपके मार्क्स भी जैसे इनके साथ हुआ, इनके मार्क्स भी दूसरों से अलग ही आए। आप एंड अमन सर बोथ वर सो मोटिवेटिंग थ्रू आउट। बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपने जो भी समअप किया है, हाँ जी, आप थोड़ा उनके साथ शेयर करें ताकि उन्हें थोड़ा इंसाइट मिले। Hello friends, I am very happy and delighted today to host one of our classroom students, Khushbu Oberoi. Miss Khushbu Oberoi has been our classroom student with Trust IS. She had the course Public Administration with us. Extremely humble, extremely down to earth, extremely hardworking, and that's not an exaggeration, that's a reality. And she has proved this by securing All India rank 139th in Civil Services Examination 2022. And she's one of the top scorers in public administration with a score of 294. And the bigger feat is this: not only her score is high, she prepared public administration in a very limited time frame, with very limited support, not going through multiple books, limited sources, limited time, and very high result. I welcome and congratulate Khushbu for her performance, and I congratulate her whole family for what she has achieved. She has made all of us very proud. Welcome Khushbu. थैंक यू सो मच सर। खुशबू, एक क्वेश्चन है जो बार बार आपसे और लोगों ने भी पूछा होगा और बड़ा क्लीशे और बोरिंग और बार बार, मगर वो रिपीट मैं भी करूंगा। क्वेश्चन ये है कि कैसा लग रहा है? हर दिन आपकी फीलिंग चेंज हो रही होगी, कल कुछ और था, कल आज कुछ और होगा, कल कुछ और होगा। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? जी सर, स्टार्टिंग में बहुत अनरियल लग रहा था, अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि नहीं, इट हैज फाइनली हैपेंड। हाँ जी, ओके, बट बहुत अच्छा लग रहा है। आई फील लाइक माय ड्रीम्स केम ट्रू, माय हार्ड वर्क फाइनली ब्रॉट फ्रूट, सो आई एम वेरी हैप्पी। ट्रू, या दैट्स वेरी ट्रू दैट योर हार्ड वर्क पेड। खुशबू देखिए, ये पूरा इंटरव्यू इसलिए है कि जो स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी फॉलो कर रहे हैं उनको भी इंसाइट मिले, इन जनरल भी बच्चों को थोड़ा सा गाइडेंस मिले आपसे, आपकी परफॉर्मेंस से। जी, आप ये बताइए कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था? मतलब यू बिलोंग टू साइंस बैकग्राउंड और आर्ट्स बैकग्राउंड, किससे है? सर मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। मैंने बायो ले रखी थी, तो इसलिए आई वाज नॉट एट ऑल अ बैड स्टूडेंट। बट जब मैंने पॉलिटी पढ़ा पहले अपनी जीएस में, तो मुझे पॉलिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो इसलिए मैंने आगे जाकर सोचा कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शनल भी चूज करूँ। Okay. Let me tell you that she has been a student of polity also with me. So that also, adds to our pride on that front also. We are very happy that she could make use of polity and applied in public administration. I think that relates public administration with polity, no? यस सर। Public administration और polity का काफी एक you can say close relationship है, और अभी यही बात मैडम ने बोली भी। आपने अगर ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन चूज किया तो उसके पीछे इनिशियल थिंकिंग क्या थी? अभी तो आपको लग रहा है कि पॉलिटी के साथ रिलेशन थे, मगर इनिशियल क्या थिंकिंग थी आपके माइंड में? सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैसे भी प्रैक्टिकली भी बहुत यूज़फुल है। अगर आप सिविल सर्विसेज में जाने का सोच रहे हो, तो वो प्रैक्टिकली भी बहुत यूज़फुल रहता है कि क्या प्रोसेस होती है। हम थोड़ा पढ़ते हैं, सिविल सर्वेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, किसी ने कोई बहुत अच्छा काम किया हो तो वो पढ़ते हैं, तो वो बहुत रिलेटेबल भी लगता है। तो उसको मिलाकर और पॉलिटी का ओवरलैप था, वो मिलाकर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा कि मुझे इसमें आगे जाना तो चाहिए। आपने प्रिपरेशन सिलेक्शन से पहले शुरू कर दी, मतलब एक तरीके से। हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाद में यूज करना है। इससे आपको रियली में हेल्प मिली जीएस में, या सिर्फ एक मिथ है कि नहीं जीएस में हेल्प करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं सर, श्योरली हेल्प मिलती है, क्योंकि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इवन मोर डिटेल में पढ़ते हो किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को। तो अगर पॉलिटी में वो थोड़ा सुपरफिशियली भी पढ़ाया गया है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट से वो बहुत ऐड ऑन डिटेल हो जाता है। दैट्स ट्रू। आपका पेपर 1 और 2 का क्या स्कोर रहा है खुशबू? मतलब अगर आप डिवाइड करें पेपर 1 पेपर 2 में, तो सर फर्स्ट पेपर में मेरा 135 मार्क्स है और सेकंड पेपर में 159 मार्क्स है। दैट्स अ वेरी गुड स्कोर। पेपर 2 में इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा स्कोर किया है जी। बट आपको क्या लगता है, मतलब पेपर 2 में आपका थोड़ा स्कोर ज्यादा है पेपर 1 के मुकाबले में, बट व्हाट एक्चुअली इज मोर इंटरेस्टिंग, पेपर 1 और पेपर 2? So I would say paper 1 is both more interesting and more difficult, क्योंकि पेपर 1 में हम थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वो पॉलिटी से डिफरेंट होता है, तो उसमें हमें इंटरेस्ट भी आता है कि किस थिंकर ने क्या बोला था और उनकी क्या थ्योरीज अभी भी अप्लाई होती हैं, कैसे अप्लाई होती हैं। बट एट द सेम टाइम इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि वो याद करना पड़ता है सारे थिंकर्स को। वो नए भी है ना आपके लिए। ओके।
और फिर पेपर 2 में आपने अप्लाई किया उसको, हाँ जी सर। बट वो थोड़ा सा इजी रहा होगा क्योंकि पॉलिटी के साथ उसका ज़्यादा लिंक था, मुझे लगता है। जी जी, पेपर 2 में थोड़ा वही कि आप पॉलिटी के नोट्स को भी थोड़ा ऐड ऑन कर सकते हैं। हाँ। और एक पास्ट में आपने पढ़ा होता है पॉलिटी को, तो थोड़ा Easy इजी हो लगता जाता है, है, हाँ। याद करना भी इजी रहता है। ओके, दैट्स वेरी ट्रू। देखिए खुशबू, एक क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन है जो हर बच्चा जानना चाहता है कि वो सोर्सेज क्या थे जो आपने रेफर किए। भाई आपने इतने कम टाइम में जो तैयारी भी करी है, तो कोई उनको लगता है कि भाई कोई मैजिकल सोर्स होगा जिसको रेफर करके सब हो जाता है, बट आई थिंक कोई मैजिकल सोर्स है भी नहीं। ऐसा मुझे लगता है कि देयर इज नो सिंगल बुक और नो सिंगल थिंग विच यू कैन डू एंड जस्ट गो थ्रू। बट आपने क्या रेफर किया? सर मैं ट्रस्ट आईएएस में थी और मैंने क्लास नोट्स ही पर्सनली सबसे ज़्यादा रेफर किया है। क्लास नोट्स में मैं ऐड ऑन करती रहती थी चीज़ें अगर मुझे समझ आती थी। जैसे मैंने प्रसाद पढ़ी है फॉर थिंकर्स, उसके अलावा मैंने कोई एडिशनल बुक नहीं पढ़ी। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स काफ़ी पढ़े ताकि मुझे एक आइडिया लग पाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या फॉर्मेट रहता है। ओके, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। बिकॉज एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर इतने सारे चैप्टर हैं तो पर चैप्टर 1 या 2 बुक नहीं पढ़ी तो आपकी तैयारी वीक है। मतलब एक नोशन बना हुआ है कि ज्यादा बुक मतलब ज्यादा बड़ा स्कॉलर और ज्यादा बड़े मार्क्स, ऐसा जरूरी नहीं है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मुझे लगता है कि ज्यादा रोल प्ले करती है, बजाय इसके कि आपने कितनी सारी किताबें पढ़ी है। नो जी सर, क्योंकि वही चीजें बार बार रिपीट करते हैं वो हर बुक के अंदर। अगर डिटेल आपको पता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं उसको अच्छे तरीके से। आप काफी सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो पबैड लेके अब एग्जाम देने वाले हैं या अगले साल एग्जाम देंगे, तो आप उनके लिए मेंटर हैं अब। तो व्हाट इज योर गाइडेंस फॉर देम? बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपने जो भी सम अप किया है, हाँ जी, आप थोड़ा उनके साथ शेयर करें ताकि उन्हें थोड़ा इंसाइट मिले। जी सर। सो आई हैव अ फ्यू पॉइंटर्स जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में यूज़ किए थे। वन इज़ दैट लिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने हर एक क्वेश्चन में लिंक ज़रूर करती थी। पेपर 1 का लिंक पेपर 2 से और पेपर 2 का पेपर 1 से। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं पेपर 2 में 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रही हूँ तो मैं पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी लिख के ब्रैकेट में लाइकर्ट सिस्टम 4 ज़रूर लिख के आती थी। दैट्स वेरी गुड। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़कर एक फॉर्मेट बना रखा था कि ये क्वेश्चन आएगा तो ये मेरी लिंकिंग है। उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि क्या लिंक कहाँ पे बिठाया जा सकता है। ओके, देखिए ये बात समझने वाली है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया अभी विद एग्जांपल। पेपर 1 और पेपर 2 को लिंक करना बहुत जरूरी है, और लिंक कैसे करना है अभी खुशबू ने आपको करके भी दिखाया कि पेपर 2 के कॉन्सेप्ट को 1 के साथ रिलेट करना है और पेपर 1 में भी लिखना है और पेपर 2 में भी लिखना है उस बात को। और करंट अफेयर्स के साथ एडिशन आपने किया ही होगा, उसको जरूर किया। जी हाँ जी, करंट अफेयर्स। और अगर कोई करंट वर्किंग सिविल सर्वेंट हैं या ऑलरेडी वर्किंग जब थे तो उनका कोई बहुत अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस रही हो, आप वो भी ऐड कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में। केस स्टडी, हाँ जी, केस स्टडी ऐड कर सकते हैं। केस स्टडी, दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू जी सर। उसके अलावा इंट्रो बॉडी कंक्लूजन का ही पूरा फॉलो होता है फॉर्मेट। तो मैं इंट्रो में अगर किसी थिंकर की बात हो रही है तो उन थिंकर ने जो बुक लिखी है मैं उस बुक का नाम भी लिख कर आती थी कि इन्होंने ये बुक लिखी और इस बुक में, और वो इस स्कूल के थे, स्कूल ऑफ थॉट के थे, बिहेवियरल थिंकर थे या क्लासिकल थिंकर थे। मैं ये ऐड करके आती थी। और ऐसे ही कंक्लूजन में मैं ऐड करके आती थी कि उनका आगे फ्यूचर क्या रहा, उनसे कोई और स्कूल को बेनिफिट हुआ या उनके बाद जो नेक्स्ट आए उनके बाद फिर मिलकर इस स्कूल में जो हुआ, ऐसे करके एक फ्यूचरिस्टिक में कंक्लूजन बनाकर आती थी। ओके ओके, दैट्स वेरी गुड। इसे कहते हैं कि वैल्यू एडेड आंसर है। मतलब आप एक जर्नल बात लिख के नहीं आ रहे हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल वुड्रो विल्सन के बारे में आपने कुछ लिखना है तो आप सिर्फ वुड्रो विल्सन की बात नहीं लिखेंगे, उससे रिलेटेड कोई काम था जो उन्होंने, कोई बुक लिखी, कोई पेपर लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, तो बैकग्राउंड भी इन्होंने ऐड किया। सो दिस इज व्हाट यू कॉल एज अ वैल्यू एडेड आंसर। और वैल्यू एडेड आंसर आपके आंसर को दूसरे आंसर से अलग बनाता है, और यहीं आपके मार्क्स भी, जैसे इनके साथ हुआ, इनके मार्क्स भी दूसरों से अलग ही आए। That's very good. Anything else you want to share? हाँ जी सर, 2 more points. One is that पैराग्राफ एंड पॉइंटर्स को मिलाकर लिखना चाहिए। मैं जब अपनी जीएस के आंसर्स लिखती थी तो मैं उसको कंप्लीटली पॉइंट फॉर्मेट में लिखती थी मोस्ट ऑफ माय आंसर्स। बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैं पैराग्राफ्स पे भी बहुत ध्यान देती थी। जैसे मेरे इंट्रो और कंक्लूजन तो पैरा ही होते थे, बट इवन माय बॉडी, बिकॉज काफ़ी सारे पेजेस लिखने होते हैं तो आप सिर्फ पॉइंटर्स में कंप्लीट नहीं कर सकते। तो पैराग्राफ्स की भी इंपॉर्टेंस है, और कभी आप कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहते हैं तो वो पॉइंटर्स में आप लिख सकते हैं। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। देखिए, और ये तब है जबकि
आपने zoology भी पढ़ा है आई थिंक? हाँ जी, वो मेरा फर्स्ट ऑप्शनल था, बट आई डेंट हैव अ गुड एक्सपीरियंस विद इट क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन जूलॉजी में नहीं है, तो इसलिए मेरे लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि उसमें बहुत डायग्राम्स होते थे, इसलिए मैंने शिफ्ट किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। वो बेसिक चीजें अगर आपको क्लियर है तो आप कहीं भी उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये बात ट्रू है अगर आपका ऑप्शनल पब एड के अलावा कुछ भी है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, आप यही अप्रोच वहां पर भी लगा सकते हैं। पॉइंटर पैराग्राफ को मिक्स किया, और जैसे इन्होंने बोला कि इनकी जो पीछे की जो ट्रेनिंग थी वो बहुत ज़्यादा डायग्रामेटिक ओरिएंटेड थी, इतनी ज़्यादा डायग्राम की ज़रूरत है भी नहीं, और आप बेसिक प्रेजेंटेशन क्लैरिटी के साथ देते हैं तो आपको मार्क्स वो देगा। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाए तभी नंबर मिलेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दैट्स वेरी गुड। एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर? जस्ट वन मोर पॉइंट, ऑफ कोर्स डायग्राम्स, कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स तो बिल्कुल भी नहीं, बट अगर कहीं पे टेबल्स, कहीं पे ग्राफ्स, कहीं पे छोटे डायग्राम्स यूज़ हो सकते हैं, जैसे रिग्स की जब हम बात करते हैं तो एक गोल वाला एक डायग्राम होता है, वो बन सकता है। ऐसे ही अगर हम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन है तो उसका पूरा ग्राफ बन सकता है कि ओवर द इयर्स कैसे राइज Evolution कैसा था। तो उन सब के लिए आप ग्राफ्स को यूज़ करेंगे तो वो आंसर को और बहुत बेटर बना देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यही बात लिख के भी बताई जा सकती है कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे कैसे कब शुरू हुआ, कब डिक्लाइन आया, कब रिसर्जेंस हुआ। बट अगर हम उसको फ्लो चार्ट से बना देते हैं तो उसके लिए भी इजी रहता है उसको समझना, प्रोवाइडेड फ्लो चार्ट एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। व्हाट यू प्रेजेंट शुड नॉट बी क्लियर टू यू ओनली, इट शुड बी क्लियर टू द अदर पर्सन ऑल्सो। एंड आई थिंक इन्होंने ये अच्छे से किया भी होगा, तभी इनको अच्छा स्कोर आया भी है उसके अंदर। एक बात है खुशबू के, आपका कोई पर्टिकुलर डोंट्स है जो आपके साथ उनको साथ शेयर करना चाहते हो कि भाई ये चीज़ नहीं करनी चाहिए आपको पब एड के अंदर? जैसे कमिटी कमीशंस के बारे में आपका क्या विचार है? जैसे बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाते हैं कि सारी कमिटीज़ की रिकमेंडेशन रट लो, सारे कमीशन रट लो। आपने ऐसा किया था क्या? सर मुझे तो कोई भी याद नहीं था, सिर्फ सेकंड ARC पढ़ी है मैंने, और उसको मैं काफ़ी मल्टीपल रिविजन्स करती थी ताकि अगर मैं सेकंड ARC में काफ़ी जेनेरिक वो भी हैं सजेशंस, तो अगर मैं वो जेनेरिक सजेशन भी लिख रही हूँ तो मुझे एक आइडिया होना चाहिए कि सेकंड ARC में वो लिखा हुआ है, तभी मैं ब्रैकेट में सेकंड ARC लिख के आ सकती हूँ। तो मैं इसलिए एक मल्टीपल रिविजन्स लेती रहती थी, तो उससे मैं सिर्फ सेकंड ARC मेंशन करके आती थी। मैंने और कोई कमीशन, कोई कमेटी नहीं पढ़ी है। अब इसी को बार बार लोग डिसाइफर नहीं कर पाते कि सिंपल आंसर लिख के आओ, सिंपल आंसर लिख के आओ, वो यही चीज़ें होती हैं। बहुत लोगों को फैसिनेशन है, अगर वो पॉलिटी पढ़ते हैं तो पुरानी सारी जजमेंट रट के जाते हैं कि केशवानंद भारती की एक एक चीज़ उन्हें पता होनी चाहिए या इससे जुड़े हुए सारे केसेस वो रटेंगे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। नोइंग मोर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, पुटिंग इट विथ क्लैरिटी इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड हियर इन दिस एग्जामिनेशन। एंड आई थिंक जो अभी इन्होंने बोला उससे ये बात और भी प्रूव हो जाती है, क्योंकि हर साल हम भी एस्पिरेंट से सीखते हैं कि उन्होंने क्या किया ताकि हम बाकियों को बता सकें। दैट्स वेरी गुड एंड इंसाइटफुल खुशबू। थैंक यू। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा ट्रस्ट आईएएस के साथ? मतलब ये हमारा एक क्वेश्चन है जो हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड आई थिंक मेरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सक्सेस में आपका बहुत बड़ा रोल है। नॉट जस्ट इन नोट्स, मेरे क्लास नोट्स ही मेरी मेन गाइडेंस थी, बट उसके अलावा भी आप एंड अमन सर बोथ वर सो मोटिवेटिंग थ्रू आउट। आप लोग मुझे नहीं, मतलब सारे एस्पिरेंट्स को जब पढ़ा रहे होते थे तो आप अपना हमेशा कोट से स्टार्ट करते हो अपना क्लास, तो उससे इतनी मोटिवेशन रहती है, इतनी इंस्पिरेशन रहती है कि नहीं हो जाएगा, हम कर सकते हैं। तो इवन ऑन डेज जब मैं लो फील करती थी, मुझे हमेशा एक पॉजिटिव फीलिंग रहती थी। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। और ये भी लेने के ऊपर है कि जैसे वी शेयर लेट्स से एग्जांपल सम मोटिवेटिंग आइडिया, अब बच्चे के ऊपर है उसको कितना सीरियसली लेता है। अगर उसको वैल्यू कर रहा है तो उसका फायदा भी उसको मिलेगा। और ये अगेन आपकी फैमिली का भी इसमें कोई रोल तो जरूर रहा होगा। हाँ जी, सब बहुत बड़ा रोल है। मैं सिर्फ अपने रूम में बैठकर पढ़ाई करती थी, मेरे लिए सब कुछ मेरी फैमिली ने किया है। मेरे पापा वॉज द मेन इंस्पिरेशन जिन्होंने मुझे बोला दैट आई शुड बी गोइंग फॉर यूपीएससी। एंड उसके अलावा मेरी मम्मा सारा खाना कुछ भी हो एवरीथिंग शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ। मैं कुछ भी नहीं करती थी, सिर्फ पढ़ती थी। एंड उसके अलावा मेरे भाई भाभी ने इतना लाइट एटमॉस्फेयर बनाया मेरे लिए। अगर मैं बोलती थी कि मुझे बाहर नहीं जाना है तो वो मम्मा पापा को बोलते थे कि नहीं जाएगी बिल्कुल। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है फैमिली की। मेरे पास इतना पॉजिटिव इकोसिस्टम था, इसलिए मैं सिर्फ पढ़ाई पे डेडिकेटेडली पढ़ पाई। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड कि आपको इतना सपोर्ट मैकेनिज्म मिला। मगर मान लीजिए कि आपकी फैमिली तो बहुत सपोर्टिव है, अंडरस्टैंड भी करते हैं एग्जाम की ग्रेविटी को। कोई ऐसा परिवार होगा जो मान लीजिए वो नहीं समझता है। कई बार बच्चों को देखता हूँ बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, पेरेंट्स भी उनको सोचते हैं कि भाई बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी होगी तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप एक बार उनको भी मैसेज दें कि एग्जाम उतना भी ईजी नहीं है जितना उनको लगता है, या जो बच्चे पहली बार अटेम्प्ट देते हैं किसी रीजन से नहीं हो पाता है, देन डोंट लूज हार्ट।
क्योंकि सबके साथ अपने अपने रीजन हो सकते हैं फॉर नॉट क्लियरिंग इट. इन दैट गो, अगली बार आपके पास भी चांस है, तो डोंट लूज हार्ट. आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नो, फैमिली का सपोर्ट अगर ना भी हो उतना जैसे जी, आपके सर. पास था, जी सर, अगर किसी के पास घर पे पढ़ाई करना अवेलेबल ना हो तो लाइब्रेरीज होती हैं, कम्युनिटी लाइब्रेरीज, True, या true, true. कॉलेज में अगर कोई प्रिपेयर it. कर रहा है तो वो कॉलेज लाइब्रेरीज में प्रिपेयर कर सकते हैं. और उसके अलावा फैमिली तो दो, यू हैव टू स्टे विद फैमिली, बट इफ़ यू हैव फ्रेंड्स हु आर नॉट वेरी मोटिवेटिंग, इफ़ देयर आर सम रिलेटिव्स जो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आई वुड एडवाइज टू कट देम अ बिट फ्रॉम योर लाइफ. आप उनसे थोड़ा कम मिलें, थोड़ा कम बातचीत करें. आप अपने आप को जितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट से सराउंड कर सकते हैं उतना आपकी प्रिपरेशन के लिए भी बेटर रहेगा. बिल्कुल बिल्कुल, पॉजिटिविटी इज द की. अभी प्री के बाद मेरी इनसे बात हुई थी फोन के ऊपर, तो दैट टाइम शी वाज थिंकिंग कि उनका प्री निकल जाएगा, जो निकला भी. एंड शी वाज नॉट अपीयरिंग एट ऑल एंग्शियस और नर्वस. ये एक इनहेरेंट ट्रेट है कई बच्चों के अंदर कि वो नॉर्मली काम रहते हैं, सिचुएशन कुछ भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, अपने काम को मेंटेन रखते हैं. ये मैं आपको भी बोलूंगा कि आप जरूरत से ज्यादा एंग्शियस ना हो. ज्यादा एंग्शियस होकर रिजल्ट वीक ही पड़ेगा, कोई आपको फायदा होने वाला नहीं है उससे. स्टे काम एंड कीप वर्किंग एज शी हैज डन. इन्होंने अपना काम मेंटेन रखा, कुछ लर्निंग की हमेशा एक स्कोप था तो सीखने की कोशिश करी. वही बाकी सारे स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं अक्रॉस द ऑप्शनल्स. सिर्फ पबैड नहीं, कोई और भी ऑप्शनल है, कुछ भी आप कर रहे हैं. ये की है जो मैंने खुद इन्हें ऑब्जर्व किया है. ऑल थ्रू शी हैज बीन वेरी काम एंड कंट्रोल्ड. तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सक्सेस में एक रोल तो प्ले करता है जी सर. पॉजिटिविटी, क्योंकि माइंड पॉजिटिव है तो क्रिएटिव भी रहेगा, क्रिएटिव है तो स्कोर अपने आप बढ़ जाता है. एनी लास्ट मैसेज यू वांट टू टेल? My last message would be that if you have finally come onto the UPSC journey, then believe in yourself. If you are here, if others can do it, you can do it as well. Believe in yourself and keep working hard. Consistency is very important. The discipline is very important, and you'll surely achieve your goals. Thank you so much, Khushbu. Thank you so much for coming here. God bless you.